नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजी सोशोलॉजी। आज की इस पीवाईक्यू सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये सीरीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजीटी सोशोलॉजी के लिए ही हेल्पफुल है। ये आपके बीए, एमए, इंटर, पीजीटी सोशोलॉजी एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ हर तरह के सोशोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम्स में मदद करेगी। और इन वीडियो के ज़रिए हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं जितने क्वेश्चन जितने टॉपिक को हमने टच करा है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी सोशियोलॉजी में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? कृषि कल्याण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या अपराध सुधार। देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो मुख्यतः कृषि कल्याण या स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसको ओवरऑल अगर आप देखोगे, ऐसा प्रोग्राम है जो काम करता है देश के कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए, यातायात के साधनों के विकास के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए। तो स्वास्थ्य भी हो जाएगा, कृषि कल्याण भी हो जाएगा, साथ ही साथ समाज कल्याण। बट स्पेसिफिक तरीके से या विशेष रूप से अपराध सुधार में ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम फोकस नहीं करता है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम फोकस करता है गाँव को। गाँव में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे यातायात को लेके, चाहे सड़कों को लेके, चाहे वहाँ पे स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, अस्वच्छ पानी, शौचालय, पौष्टिक भोजन, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो गांव में होनी चाहिए, एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के माहौल में होनी चाहिए। छोटी छोटी जो बेसिक नीड है, जो किसी भी जीवन का, किसी भी मानव का एक अधिकार है, उन सारी चीज़ों पे काम करता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला क्या है? देश के कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि। चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों की बहुलता है और किसानों के उत्पादन द्वारा ही देश का भरण पोषण हो रहा है। तो उस उत्पादन में, क्योंकि जनसंख्या भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो। कहीं पे सूखा पड़ गया है या कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो उसका पूरा प्रभाव भारत पे भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में हुआ है तो बस वहीं पे दिखेगा। कमी ना हो, जितने लोग हैं उतनी मात्रा में उत्पादन होना। और साथ ही साथ यातायात के साधनों का विकास, अर्थात जिन चीज़ों का उत्पाद हुआ है उनको सही समय से सही जगहों पर भेज के मांग और पूर्ति के चक्रों को बनाए रखना। तथा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के साथ ही साथ शिक्षा में उन्नति करना। ग्रामीण इलाके देखो भारत में अभी भी बहुत पिछड़े हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा, इन तीनों ही शय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं परिवार नियोजन को लेके, या वहाँ पे स्वच्छता, शौचालय तो अब जाके इतनी ज़्यादा टाइम के बाद आज़ादी के सब जगह पे बने हैं। तो स्वच्छता और साथ ही साथ शिक्षा, आप देख ही रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति क्या है, या गाँव में शिक्षा के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, आपको आइडिया होगा ही। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए, जिससे देश की प्रगति में बाधा ना उत्पन्न हो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। गाँवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ और निर्देशित करना। एक तो स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कृषि पे कार्य करना। दूसरा, समाज, जो ग्रामीण समाज है, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को परिवर्तित करना और उनमें विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। हमने सामाजिक गतिशीलता के बारे में पिछली वीडियो में बात करी थी। तो एक होती है क्षैतिज, एक होती है लंबवत। लंबवत का तात्पर्य आप अपनी मेहनत द्वारा निम्न से उच्च उच्च पोस्ट की तरफ चले जाते हो, तो वो आपकी होती है लंबवत। और एक होती है क्षैतिज, यानी यहाँ से यहाँ पे अगर आपने जगह बदली तो भी पोस्ट आपका सेम है, तो वो होगी आपकी क्षैतिज गतिशीलता। लंबवत गतिशीलता को ही ऊर्ध्वाकार गतिशीलता कहते हैं, जिसमें आप ऊपर की ओर बढ़ते हो। तो ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो किस पे आधारित हो? अर्जन पर आधारित हो, जाति पर आधारित हो, वर्ग विहीन हो या जनजाति हो। देखो, जनजाति और जाति आधारित समाज में तो ये गुण बिल्कुल नहीं होंगे। जाति व्यवस्था बिल्कुल की विरोधी है कि किसी में कोई चेंज आ रहा है। जिसकी जो जात है, जिसकी जो स्थिति है, जिसकी जो निम्न या उच्च स्थितियां हैं, वो अपनी स्थितियों में बदलाव नहीं करना चाहते हैं। तो जाति व्यवस्था बिल्कुल आधारित नहीं है गतिशीलता में, खासकर ऊर्ध्वाकार गतिशीलता में। या जनजातियों में भी इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पे विहीन शब्द नहीं होता तो वर्ग वाले समाज में तो ये होता है, जहाँ पे वर्ग होते हैं, क्लास होते हैं, इस क्लास के लोग ये हैं या इस क्लास के, वहाँ पे एक बार को आप प्रैक्टिस करके अपनी मेहनत या अपने
गुणों के द्वारा ऊपर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है वर्ग विहीन, अर्थात ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई वर्ग नहीं है, जो जैसा है वैसा ही है। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, अर्जन आधारित। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आज व्यक्ति एक स्थिति समूह का सदस्य है। आगे आने वाले समय में वह अपनी योग्यता, गुणों एवं परिश्रम के आधार पर उपलब्धियों को बढ़ाकर किसी उच्च स्तर पद समूह की सदस्यता ग्रहण करता है। मुक्त व्यवस्था वाले समाज में गतिशीलता को स्वीकार किया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात अर्जन आधारित समाज में ऊर्ध्वाकार गतिशीलता होती है। मतलब जहाँ पे ये रूढ़िवादी विचारधारा या ऐसे सिस्टम जहाँ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो होंगे, तो वहाँ पे ऊर्ध्वाकार गतिशीलता नहीं देखी जाएगी। अर्जन वाले समाज में या मुक्त व्यवस्था वाले समाज में ऊर्ध्वाकार गतिशीलता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है समाज की सावयवी अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको अच्छे से पता है समाज की सावयवी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, जबकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स ये अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर समाज की सावयवी अवधारणा से संबंधित स्पेंसर समाज और शरीर का संबंध बताते हुए कहते हैं कि समाज एक सावयव है, जहाँ पे उन्होंने समाज की तुलना ह्यूमन बॉडी से करी है और उन्होंने कहा कि अगर आपको सोसाइटी को समझना है तो आप इससे रिलेट करो तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। और सोसाइटी बिल्कुल उसी तरह निर्मित होती है जिस तरह ह्यूमन बॉडी होती तो एक सेल से निर्मित है, बट धीरे धीरे इसके अलग अलग अंग हो जाते हैं और ये अंग मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे इस बॉडी के फंक्शन को करते हुए देखा जाता है। उसी तरह सोसाइटी के भी विभिन्न संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के विभिन्न कार्य हैं और वो मिल के क्या करते हैं, समाज की व्यवस्था और संगठन को बनाए रखते हैं। तो आप हर्बर्ट स्पेंसर वाली वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल से हमने इसके बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा R.K. मार्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? तो हमने बात करी थी संस्कृतिकरण को आप इजीली समझ सकते हो संदर्भ समूह की अवधारणा से। और संदर्भ समूह क्या होता है? एंटीसिपेटरी ग्रुप, जहाँ पे आप जाना चाहते हो उस ग्रुप के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, या आपके जिसको बोलते हैं रोल मॉडल, उसी तरह रोल मॉडल टाइप का एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे आप होना चाहते हो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। और इसी अवधारणा को लेके एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण का विश्लेषण किया था। संस्कृतिकरण में भी सेम यही चीज़ है कि निम्न जातियाँ उच्च जातियों के वेशभूषा, खान पान, आचार व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराओं को फॉलो करने लगती हैं, जिससे लोग उन्हें जब देखें तो उन्हें यह ना लगे कि ये निम्न है, उन्हें भी लगे कि ये भी इसी तरह के रूल फॉलो कर रहे हैं, ये भी इस तरह के रीति रिवाज परंपराएं फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही हैं। तो एक तरह से जाति व्यवस्था के जो स्तर है उसमें अपनी स्थिति को उच्च करने के लिए निम्न जातियों द्वारा ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की अपनाई जाती है, जो कि एम.एन. श्रीनिवासन ने दिया था। और ये किससे प्रभावित है या किस अवधारणा से ली गई है? मॉर्टन के संदर्भ समूह से। मर्टन ने परिस्थिति और भूमिका के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। विचलन, एनोमी, ये भी याद रख लो कि मर्टन ने ये चारों सिद्धांत या अवधारणाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बुक से है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो किंग्सले डेविस, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कुछ बुक्स लिखी हैं, इन्हें आप देख लेना। हर तरह के सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स में बुक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप किंग्सले डेविस की है। मॉडर्न सोसाइटी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पॉल्यूशन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चारों इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कोटेशन है। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कहा था अपराध शास्त्री लोम्ब्रोसो ने। इनका मानना था कि अपराधी पैदाइशी होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट, उनके मुख की बनावट, माथा चौड़ा, नाकें चपटी, आंखें धसी हुई, जबड़े चौड़े, इन्होंने काफ़ी तरह के लक्षण बताए थे शारीरिक बनावट के द्वारा। और उन्होंने कहा था अपराधी पहचानने के लिए आप उनके बनावट को देखोगे तो भी आप जान जाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी द्वारा अपराधी बनाए जाते हैं, नहीं, वो जन्मजात होते हैं, उनमें कुछ इस तरह की बनावट होती है, सोचने समझने के तरीके होते हैं, जिससे कि वो नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोगों से बिल्कुल हट के
अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। लोम्ब्रोसो कहाँ के थे? वे इटली के अपराध शास्त्री और चिकित्सक थे। उन्होंने इटली के सकारात्मक अपराध विज्ञान विद्यालय या जिसे पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहते हैं की स्थापना करी थी। और पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में हम क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे से बात करी हुई है। एक लंबा टॉपिक है ये, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। उन्हें प्रायः अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है, यानी क्रिमिनोलॉजी के अगर फादर पूछे जाएं तो आपका आंसर होगा लोम्ब्रोसो। और इन्होंने अपराधियों को, बहुत सारे अपराधियों का अध्ययन किया था, स्टडी करी थी। उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इन्होंने अपराध के बजाय किस पे, अपराधी को पहचानने में फोकस किया था। इन्होंने बोला सोसाइटी में आप अपराधियों को पहचान लो, अगर उन्हें आप सोसाइटी से अलग कर दोगे, ऑलरेडी समाज में आप देखोगे कि अपराध कम हो रहे हैं। तो अपराध को कम करने के बजाय उन्हें पकड़ो जो अपराध कर रहे हैं, यानी अपराधी पे फोकस करो। तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कोटेशन रिलेटेड है लोम्ब्रोसो से। और अपराधी बनाए जाते हैं, ये फेमस कोटेशन दिया है सदरलैंड ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। तो सदरलैंड जो कि बोलते हैं अपराधी बनाए जाते हैं, लोम्ब्रोसो जो बोलते हैं अपराधी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह स्वीकार किया है? तो सामाजिक तथ्य के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, इमाइल दुर्खिम बात करते हैं। और सामाजिक तत्वों को वस्तुओं से तुलना किसने की? इमाइल दुर्खिम। अगर हम बात करें इमाइल दुर्खिम द्वारा दिए गए सिद्धांत सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है कि सोशल फैक्ट है क्या। तो इजी शब्दों में आप समझ लो कि इमाइल दुर्खिम ने सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य का ये जो विचार दिया है, वो ये समझने के लिए दिया है कि समाज कैसे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी सोशल फैक्ट जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, मतलब व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। सामाजिक तथ्य जो होते हैं व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं। किस रूप में? जैसे कानून या समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, परंपराएं, ये व्यक्ति नहीं बनाता है बल्कि समाज बनाता है। कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस की हमने बात करी थी, यानी सामूहिक रूप से जो विचार या तरीके या व्यवहार करने की बातें, जो भी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, तो वो कौन बनाता है? समाज बनाता है। दूसरी चीज़ें, सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? बंधनकारी होते हैं। अगर सामाजिक तथ्य समाज द्वारा बनाए गए हैं और ये बोला गया कि इन कार्यों को हम करते हैं और ये कार्य नहीं करने हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे चोरी करना गैरकानूनी है। एग्जाम्पल के ज़रिए काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे। इमेजिन करो ट्रैफिक सिग्नल जो है, ठीक है, वो ऐसा है जो कि किसी ने पर्सनली नहीं इन्वेंट किया था, बट लोग उसे फॉलो करते आ रहे हैं और आप भी फॉलो कर रहे हो। और लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट मतलब जाना है, येलो लाइट मतलब आप रेडी हो जाओ जाने के लिए। ये क्यों हो रहा है? ये एक सोशल फैक्ट है, यानी एक ऐसा रूल है जिसे समाज द्वारा बनाया गया है और प्रत्येक इंडिविजुअल इसको फॉलो कर रहा है। और अगर आप इसे नहीं फॉलो करोगे तो इसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। क्या होगा? अगर आप रेड लाइट पे चले जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में सोशल फैक्ट क्या होते हैं? समाज द्वारा बनाए गए नियम, प्रथाएं, रीति रिवाज जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता है। और चूंकि सोशल फैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के रूप में होते हैं, तो आप इनका निरीक्षण भी कर सकते हो कि कितने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग नहीं, या इसे फॉलो करने में फ़ायदा है या नुकसान है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता के बारे में भी बोला है इमाइल दुर्खिम ने। और साथ ही साथ सोशल फैक्ट को इमाइल दुर्खिम ने एक वस्तु या एक भौतिक पदार्थ के रूप में भी देखा है। तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन समाज के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। उद्विकासीय सिद्धांत उन्होंने किससे लिया था? चार्ल्स डार्विन से। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी जो बुक थी उससे इंस्पायर्ड होके उन्होंने उनके विचारों को किस पे लागू किया था? समाज पे। स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के नियम को जीव विज्ञान से हटकर मानवीय समाज पर लागू किया था। जीवों के विकास के बारे में जो चीज़ें बताई गई थी चार्ल्स डार्विन द्वारा, उस चीज़ को समाज पर लागू किया था। तो एक तरह से आप देख सकते हो नेचुरल साइंस की चीज़ों को उन्होंने सोशल साइंस पे लागू किया था। और नेचुरल साइंस में कौन कौन से साइंस आते हैं आपको पता है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है? तो ऑस्कर लेविस ने। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ऑस्कर लेविस ने कल्चर ऑफ पॉवर्टी का विचार 1950 के दशक में पेश किया था।
और उन्होंने इस विचार में ये बताया है कि जब लोग काफ़ी लंबे समय तक गरीबी में रहते हैं, तो उनके बीच उस गरीबी में रहते-रहते कुछ ख़ास आदतें, सोचने के तरीके और व्यवहार विकसित हो जाते हैं। और ये जो आदतें उनकी होती हैं, उन्हें कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकलने देती। वो उनके लिए बाधा बन जाती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। इसीलिए उन्होंने इसे गरीबी की संस्कृति बोला है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।